हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन ऑफ करेंट अफेयर्स। अगर आप मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इस सेशन में हम डेली न्यूज़ इवेंट्स को कवर करते हैं और मैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रेम करता हूं ताकि आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके। ऐसा कहते हैं कि जो इंसिडेंट जिस वक्त हो रहा है, अगर आप उसको उसी वक्त पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा याद रहता है, और अगर उसके ऊपर से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएं तो फिर क्या बात है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारे सोर्सेज काफ़ी वेरीड होते हैं, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, ऑफिशियल रिपोर्ट्स। इन सब जगहों से जो भी इम्पोर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए उसको हम कवर करते हैं। आज के सेशन में थोड़ा चेंज है, थोड़ा स्पेशल है आज का सेशन, क्योंकि अलाइनमेंट यूपीएससी एग्ज़ाम की तरफ है। मेरा मकसद आपको परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार करना भी है, और इसके लिए मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं। आप इस काबिल हों कि आप खुद समझ पाएँ कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है, क्योंकि इतना टाइम अवेलेबल नहीं होता है कि हम सभी चीज़ों को पढ़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको हेडलाइंस दिखेंगे जो भी न्यूज़ में अपीयर हुआ है, और फिर उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस फ्रेम किया है, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड सेमीकॉन इंडिया इन ग्रेटर नोएडा। सेमीकंडक्टर के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया हुआ है पहले भी, जब सिंगापुर गए थे प्राइम मिनिस्टर और वहाँ पे अग्रीमेंट्स साइन किए गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। हमारे 2-3 वीडियो के पहले वाला वीडियो होगा शायद, आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा होगा तो। व्हाट इज द थीम ऑफ सेमीकॉन इंडिया 2024? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, make semiconductor for the world, semiconductor basis of the digital age, semiconductor make India global hub। इनमें से कौन सा थीम है सेमिकॉन इंडिया का जो ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है? सो द आंसर वुड बी ऑप्शन ए, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। सेमीकंडक्टर जैसा कि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें सेमीकंडक्टर यानी कि जो चिप लगता है उसका मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स। हेडलाइन क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग प्रिपरेटरी मेजर्स एंड पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजी टू एड्रेस पोटेंशियल एमपॉक्स केसेस। अभी मंकी पॉक्स का केस हमारे इंडिया में भी देखा जा रहा है। हालांकि ये आइसोलेटेड केसेस हैं, फिर भी गवर्नमेंट पहले से इसके ऊपर ध्यान दे रही है। आपको पता होगा कि एक एक्सरसाइज कंडक्ट करवाया गया था 27 से 31 अगस्त तक, जिसका नाम था विषाणु युद्ध अभ्यास। विषाणु युद्ध अभ्यास यानी कि जूनोटिक डिजीजेस जो भी हो रहे हैं, जूनोटिक डिजीजेस उसको कहते हैं जो जानवरों से इंसानों में आते हैं, फैल रहे हैं। तो मंकी पॉक्स के बारे में यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सिम्टम्स आर सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स दो मोर सीवियर। सिम्टम्स स्मॉल पॉक्स के जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा सीवियर होता है। सीवियर केसेस आर मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन, spreads through prolonged close contact with an infected person, declared as public health emergency of international concern by WHO। इसमें से गलत स्टेटमेंट बताना है तो हम इसको साथ में डिस्कस करते चलते हैं। WHO ने क्लैड 1 को, इसके दो वेरिएंट्स हैं, क्लैड 1 एंड क्लैड 2। क्लैड 1 को WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया है, और इंडिया में जो पाए जा रहे हैं वो क्लैड 2 हैं, और ये आइसोलेटेड केसेस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आउटब्रेक हो गया है और बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं। स्प्रेड्स थ्रू प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कॉन्टैक्ट, ये क्लोज कॉन्टैक्ट के होने से होता है या फिर बॉडी फ्लूइड्स की वजह से भी स्प्रेड करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ये ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा बिकॉज दिस इज नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट क्लैड 1 एंड क्लैड 2। ये बोल रहा है बस कि इसे एम्पॉक्स को डिक्लेयर किया गया है या नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन बी सेज सीवियर केसेस आर मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन। सीवियर केसेस बच्चों में ज़्यादा देखे गए हैं, ये स्टेटमेंट सही है। अब इस स्टेटमेंट को और तरीकों से भी फ्रेम किया जा सकता है, दैट इट इज़ मोर कॉमन इन एडल्ट्स और मोर कॉमन इन
ओल्ड एज पीपल और इवन मोर कॉमन इन वुमेन। तो इस तरह से स्टेटमेंट्स को फ्रेम किए जा सकते हैं। आप याद रखेंगे, दिस इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन, दिस इज ट्रू। सिम्टम्स आर सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स, दिस इज करेक्ट, दो लेस सीवियर। ये लगभग 2 से 4 वीक में ठीक हो जाता है। सो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ANRF। इसके बारे में न्यूज में क्या आया था? प्राइम मिनिस्टर चेयर्ड द फर्स्ट गवर्निंग बोर्ड मीटिंग ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड ANRF इन न्यू दिल्ली। ये ANRF पहली बार इसका गवर्निंग बोर्ड का मीटिंग हुआ है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया है। तो ये क्या है, इसके बारे में स्टेटमेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ANRF was established on recommendation of National Education Policy। अच्छा, मैं इसका बैकग्राउंड दे देता हूं पहले। अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूल में बनाए गए थे अटल इनोवेशन मिशन के तहत। अटल इनोवेशन मिशन कब लॉन्च किया गया था? अगर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अटल इनोवेशन मिशन के तहत ATL की स्थापना की गई थी स्कूल्स में, और इसका रोल था या मोटिव था कि बच्चों को, यंग इनोवेटर्स को क्रिएट करना है। लगभग 1 लाख इनोवेटर्स बनाने हैं स्कूल में ताकि वो बच्चे साइंटिफिकली सोच सकें। और ये जो मॉडल बनाया गया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, 2008 में एक बॉडी थी ACRB, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। इसी को हटाकर ये ANRF की स्थापना की गई है। सो स्टेटमेंट्स में से आपको गलत स्टेटमेंट चुनना है। ANRF was established on the recommendation of National Education Policy 2020. It was established by an act of 2023 के कानून के तहत इसको बनाया गया है। ANRF will act as an apex body to provide high level strategic direction of scientific research. ANRF अनुसंधान से आप समझ सकते हैं रिसर्च के बारे में है, एंड दिस इज दी बॉडी जो सबको कनेक्ट करेगा, इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको ये कनेक्ट करेगा, उनके बीच में रिलेशंस एस्टैब्लिश करेगा। सो स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ 2023, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपको पता होगा कि इंडस्ट्रीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक साथ पैरेलली वर्क करने के लिए सजेस्ट किया गया था उस पॉलिसी में, और उसी के बेसिस पे हमारे नए एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया जा रहा है। सो ये ANRF, इसके बारे में सारे स्टेटमेंट्स सही हैं यहाँ पर। सो द आंसर वुड बी नन ऑफ द एबव। चलिए बढ़ते हैं सेशन में अगले सवाल की तरफ। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड is given to whom? Female singers, nurses, female poets और female teachers, किसको दिया जाता है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड? दिस इज गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये नर्सेस को दिया जाता है उनके एग्जेम्पलरी वर्क के लिए, जो वो सर्विसेज देती हैं उसके लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिटीजन्स ऑफ इंडिया नीड टू हैव प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, PAP एंड ILP। ये सवाल इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट एंड इनर लाइन परमिट। हेडलाइंस में पहले दिखा देता हूं आपको। नागालैंड, द स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनर लाइन परमिट इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड। सो ऑप्शंस आप देखिए और इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। Citizens of India need to have protected area permit to enter specified districts of northeastern states. Statement 2 says only Indian citizens are allowed to have inner line permit to enter specified districts of northeastern states. इसमें बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। PAP, ये प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जो है ये फॉरेनर्स को दिया जाता है, जो दूसरे कंट्रीज से ट्रैवलर्स आते हैं उनको ये लेना पड़ता है, और इसका ड्यूरेशन काफ़ी कम समय का होता है, अराउंड
10 से 12 दिन का, और इसको एक्सटेंड भी किया जाता है, 7 दिन का अलग से एक्सटेंशन मिलता है। दैट इज नॉट फॉर एग्जाम। सो परमिट, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जो है ये फॉरेनर्स के लिए होता है, एंड दिस इनर लाइन परमिट इज फॉर इंडियन सिटीजन्स। जैसा कि हमने पहले वाले सेशन में भी डिस्कस किया था, जब लद्दाख की बात आई थी, वहां पे अभी एक मूवमेंट चल रहा है स्टेटहुड को लेकर। तो ट्राइबल पॉपुलेशन को बचाने के लिए ये कॉन्सेप्ट है इनर लाइन परमिट का। ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि जो ट्रेड एरिया हैं उनके, बंगाल में एक कानून पास किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उस एरिया को प्रोटेक्ट किया गया था, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को, ताकि वहाँ पे आउटसाइडर्स, इंडियंस जो हम लोग थे, वो वहाँ ना जा सकें, ताकि उनका ट्रेड डिस्टर्ब ना हो। इसी को फिर इंडिपेंडेंस के बाद कंटिन्यू करते हुए इसका मोटिव चेंज हुआ। वहाँ के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आईएलपी का कॉन्सेप्ट कंटिन्यू किया गया। और इससे फायदा ये हुआ कि जैसे जब सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आया था, तो उस वक्त आउटसाइडर्स इस डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं जा सकते थे। अब ये जो नागालैंड ने इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स को अप्रूव किया है, इसके पहले यहाँ पे लोग जा सकते थे, रह सकते थे, लेकिन अब वहाँ रहने के लिए आईएलपी की ज़रूरत पड़ेगी, परमिट लेना पड़ेगा उसके लिए। ये परमिट 2 से 5 साल के लिए मिलता है। कंडीशंस बहुत अलग होते हैं, हर स्टेट में अपना-अपना रूल है इनका। सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है? ये फॉरेनर्स के लिए होता है, सिटीज़न ऑफ इंडिया के लिए नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत था। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। I2U2 grouping includes which of the following countries? Israel, US, India, UAE, इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया, यूएई। आप ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप खुद देख सकते हैं ऑप्शंस को। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड यूएई। ये सवाल मैंने क्यों डाला? क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रिंस, क्राउन प्रिंस अभी इंडिया विजिट कर रहे हैं, और मुंबई में यूएई इंडिया बिजनेस फोरम ऑर्गेनाइज किया गया। इसका थीम था बियॉन्ड सेपा। पिछले सेशन में हमने बताया था आपको, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, इसके अलावा एक और एग्रीमेंट के बारे में बताया था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है जिसके बारे में आपने बिल्कुल सुना होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए। अब ये 3 ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सबसे पहले साइन किया जाता है, ये एक जनरल एग्रीमेंट होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही है कि ये सर्विसेज, गुड्स सबको कवर करता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सिर्फ गुड्स को कवर किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेटिव एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट को इनिशियल स्टेज पे साइन किया जाता है, और फिर जब ट्रेड इंप्रूव होता है रिलेशंस, तो फिर ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया जाता है। सो अब यूएई और इंडिया के रिलेशंस इतने और बेहतर हुए हैं कि ये बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसका थीम रखा गया है। आपको पिछले सेशन में भी मैंने बताया था, पिछले किसी सेशन में मैंने बताया था कि वहाँ पे अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का पहला सेंटर खोला गया है, और ये पहला आईआईटी का फॉरेन में एक सेंटर होगा। सो इसका थीम था इनोवेशन एंड फ्यूचर रेडी इकोनॉमीज। इंडिया यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर ऑनलाइन जो फॉर्मेट में होगा, और मैत्री इंटरफेस के ऊपर इसको फैसिलिटेट किया जाएगा। एक प्लेटफॉर्म होगा मैत्री, वहाँ पे ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर होगा। एक ट्रेड कॉरिडोर के बाद मैंने बताया था पहले वाले सेशन में, इंडिया मिडिल ईस्ट, ईस्ट यूरोप को इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जॉर्डन, मिडिल ईस्ट, यूरोप, इन सभी देशों को, सभी रीजन्स को कवर करेगा ये इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी एक और टर्म मैं आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड, वहां पे डिस्कस किया गया, दिस रिलेशनशिप बिटवीन यूएई एंड इंडिया कैन बी टर्म्ड एज ओनर्स प्राइड एंड नेबर्स एनवी। ये फ्रेज आप याद रख सकते हैं, अपने नोट्स में इंक्लूड करके रख सकते हैं, आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत अच्छा सा शब्द है ये, ओनर्स प्राइड एंड नेबर्स एनवी। इंडिया और यूएई का प्राइड है, और नेबर्स इनसे जलन खाएंगे।
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अच्छा, हमने स्कूल में जब पढ़ाई की थी तो ये डायग्राम केमिस्ट्री के बुक में दिखता था। इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ब्रेक होता है। इंडस्ट्रियल सेटअप में यही है वो इलेक्ट्रोलाइजर, और इसके ऊपर एक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया गया है। शिप, स्ट्रेटजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप, दिस विल फैसिलिटेट अंडर मिशन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर इस फ्रेमवर्क को बनाया गया है। और स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, ये साइट आप याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है सवाल में। साइट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू ग्रीन हाइड्रोजन। और इसमें इलेक्ट्रोलाइजर्स को बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इंसेंटिव्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और यही इलेक्ट्रोलाइजर का आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। हेडिंग क्या था न्यूज में? एड्रेसिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, ये भी एक इवेंट किया गया। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये वर्चुअल हुआ था एंड प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड दैट स्केलिंग अप प्रोडक्शन। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन को अगर प्रोड्यूस किया जाएगा तो उससे क्या क्या बेनिफिट होगा। एक तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज बनाए जाएंगे तो उससे जॉब क्रिएट होंगे। उसके बाद जो फोसाइल फ्यूल का इंपोर्ट किया जाता है उसमें कमी आएगी। एंड मोर ओवर दैट, और उससे भी ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट को फायदा होगा इससे। तो यहाँ पे वही सब लिखा है, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप अपने नोट्स में चाहे तो छाप सकते हैं इसको। अभी हमने एक अवार्ड के बारे में डिस्कस किया था, नाइटिंगेल अवार्ड, जो नर्सेस को दिया जाता है। इसका स्टार्टिंग हुआ था 1973 में, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको नॉमिनेट किया जाता है नर्सेस को, और फिर प्रेसिडेंट ये अवार्ड देती हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। एक ट्रेन का कोच का इनॉग्रेशन हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत टुडे इनॉग्रेटेड स्पेशल रेलवे कोच डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी। आप ये कोच देख सकते हैं, वुडन, पहले के ज़माने में जैसे हुआ करते थे ट्रेन के कोचेस, उस डिज़ाइन में इसको बनाया गया है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्टिंग फैक्ट था इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया इसको। सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये कोच दिया था एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अगला, जैसा कि आपको पता है कि हम इस सेशन में लास्ट में फिर सोशल सेक्टर से कोई स्कीम को डिस्कस करते हैं। सो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये फिशरीज सेक्टर के लिए एक स्कीम है जिसमें इंश्योरेंस कवरेज होता है। जो भी फिशर्स या फिर उससे रिलेटेड जो भी फिशिंग सेक्टर में काम करते हैं लोग, उनके लिए होता है। और इसमें कितना कितना पैसा दिया जाता है ये भी आप जान लीजिए। अगर लाइफ थ्रेट होता है, डेथ होता है, या फिर लाइफ टाइम के लिए डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाता है। अगर डिसेबिलिटी होती है तो 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, 2.5 lakhs। और अगर इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है, तो उसमें 25,000 का प्रावधान है इस इंश्योरेंस कवरेज में। सितंबर 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। फोकसेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फिशरी सेक्टर। फिशरी सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट्स होने हैं उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक और स्कीम लॉन्च किया गया जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। अम्ब्रेला स्कीम है ये, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और इसी के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें थोड़ा फॉर्मलाइज करने के लिए फिशरी सेक्टर को, एमएसएमई सेक्टर जो होता है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए फिशरी सेक्टर में ये स्कीम लॉन्च किया गया है। हेडलाइन आया था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी विल लॉन्च प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना इन न्यू दिल्ली। तो इसकी मंजूरी पहले दे दी जा चुकी है फरवरी में, और अब इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, इसमें जैसा मैंने बताया, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और जो पैसा दिया जाता है बैंक्स के द्वारा, लोन्स और जो भी फाइनेंशियल हेल्प मिलती है,
तो फिशरी सेक्टर में भी उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, इसकी वजह से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल पे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।